स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज से कई साल पहले रिनाउंड ऑथर रस्किन बॉन्ड ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था सुजैनाज 7 हस्बैंड्स। आगे जाकर इसी शॉर्ट स्टोरी को एक स्क्रिप्ट में बदलकर विशाल भारद्वाज ने 2011 में 7 खून माफ नाम की एक बेहद फेमस और क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी बनाई। इस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे सुजैना नाम की एक महिला प्यार की तलाश में एक के बाद एक 7 शादियां करती है, मगर हर बार शादी में मनचाही खुशी न मिल पाने की वजह से वो अपने पति को मौत के घाट उतारती चली जाती है। यही नहीं, अपने हर हस्बैंड के मर्डर के लिए सुजैना का अपना एक अलग कारण और मर्डर करने का अपना एक अलग तरीका था, जिसमें कभी वो अपने पति को एक फॉरेस्ट ट्रिप के दौरान जंगली जानवरों के आगे ढकेल देती है जिससे उसकी डेथ एक एक्सीडेंट लगे, और कभी तो एक फायर एक्सीडेंट के नाम पर पूरे घर में ही आग लगा देती है। यानी कुल मिलाकर वो हर बार एक ऐसा तरीका ढूंढती है जिससे उसका पति भी मर जाए और उस महिला पर कोई शक भी ना हो। अब जाहिर है कि यह कहानी पूरी तरह फिल्मी थी, मगर अगर हम रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि मानो आज भारत में बहुत सी पत्नियां 7 खून माफ की सुजैना से प्रेरणा ले रही हैं। अब देखिए, अभी मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और उसके आशिक साहिल शुक्ला द्वारा किया गया इनफेमस सौरभ राजपूत हत्याकांड और उससे मीम कल्चर में मशहूर हुए ब्लू ड्रम का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से एक नई खबर सामने आ गई, जहां 22 इयर्स की एक लड़की की शादी को अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने पति की मौत की सुपारी दे डाली। यहां तक कि पुलिस की छानबीन में पाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी एडवांस को चुकाने के लिए लड़की ने अपनी शादी के दौरान रिश्तेदारों से मिले शगुन के पैसों का ही इस्तेमाल किया। कुछ ऐसी ही कहानी रेवाड़ी की यूट्यूबर रवीना राव की भी है, जिसने अपने लवर सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण का गला घोटकर हत्या कर दी। यहां भी प्रवीण की गलती यही थी कि उसने अपनी पत्नी को अपने लवर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। मगर इसी बीच हर किसी के होश तब उड़ गए जब कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई कि कर्नाटका के फॉर्मर डीजीपी और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ओम प्रकाश को उनकी ही पत्नी पल्लवी ने चाकू से गोद कर मार डाला। इस बार इनिशियल इंक्वायरी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और पल्लवी की पुअर मेंटल हेल्थ को इस घटना के पीछे का कारण बताया गया। मगर इस सब के पीछे सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर हमारे देश में पति इस तरह अपनी ही पत्नियों के हाथों जान क्यों गंवा रहे हैं? और आखिर अति पवित्र समझे जाने वाले शादी के रिश्ते को हुआ क्या है? क्या यह हमारे समाज के पतन और उसकी गिरती मोरल वैल्यू की ओर इशारा करता है, या फिर यहां बात कुछ और है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी इश्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इस मसले के हर एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, भारत में हमेशा से महिलाओं और खासतौर पर शादीशुदा महिलाओं को पतिव्रता और होम मेकर की इमेज के साथ ही पोर्ट्रे किया जाता है। यही कारण है कि हर किसी का जनरल परसेप्शन यही है कि आखिर एक महिला खुद अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है। और इसीलिए अब जब आए दिन आती ये न्यूज रिपोर्ट्स देश की महिलाओं को एक बिल्कुल नए अवतार में प्रेजेंट कर रही हैं, तो हर किसी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। नतीजा यह है कि आज सोशल मीडिया ग्रुप से लेकर ड्राइंग रूम डिस्कशंस तक हर ओर इसी बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी को यह भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि आखिर भारतीय महिलाएं इतनी हिंसक कैसे हो गईं। लेकिन अगर हम 2024 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा रिलीज एक स्टडी पर नजर डालें तो हमें इस बदलते माहौल का कारण साफ साफ नजर आने लगेगा। असल में ये रिपोर्ट बताती है कि आज हस्बैंड्स के अगेंस्ट उनकी वाइफ्स की ओर से बढ़ता वायलेंस कहीं ना कहीं सोसाइटी के शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स को दिखाता है, जहां एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और वर्किंग वुमेन के इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के चांसेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो ट्रेंड स्मॉल टाउन्स और टियर 2-3 सिटीज में और भी ज्यादा प्रेवलेंट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब एक महिला उतनी डोसाइल या सबमिसिव नहीं रह गई है जैसा कि हमारा पैट्रियार्कल समाज
उससे अनरीजनेबली एक्सपेक्ट करता है, बल्कि वो अपनी ऑटोनॉमी को रेजिस्ट करने पर ड्रास्टिक एक्शन लेना भी जस्टिफाइड फील करती है। दूसरी ओर समझने वाली बात यह भी है कि आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में जैसे जैसे एक कपल का सोशल एक्सपोजर बढ़ रहा है और बदलते समय के साथ जॉब्स और फैमिली की डिमांड्स का नेचर बदलता जा रहा है, एक कपल में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, रीसेंट रिपोर्ट्स ये फैक्ट भी एस्टैब्लिश करती हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के वायलेंट हो जाने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर ऑल, फैमिली सपोर्ट के साथ जो इश्यूज इजीली रिजॉल्व हो जा सकती थी, वो भी अक्सर बढ़ते बढ़ते डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डीप रूटेड ग्रज का रूप ले लेते हैं। सिमिलरली, कुछ स्टडीज और सोशल साइंटिस्ट्स ये बात भी पॉइंट आउट करते हैं कि मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया एप्स के इजी एक्सेस ने भी मैरिजेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पॉसिबिलिटी और टेंडेंसी को बढ़ा दिया है, जिससे मैरिटल डिस्कॉर्ड के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही सब कारण मिलकर एक मैरिज में विमेन को कारण दे देते हैं जिसकी वजह से वो मर्डर जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी उठाने से नहीं झिझकती। फिर चाहे वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छिपाने की कोशिश हो, प्रॉपर्टी का लालच हो, अपने पति के फिजिकल या मेंटल वायलेंस का मुंहतोड़ जवाब हो, या फिर कुछ और। आज एक भारतीय महिला 7 खून माफ की सुजैना की तरह ही कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाने से पीछे नहीं हट रही। उदाहरण के लिए, एक मेंस राइट एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में यह बताया कि उनके एनजीओ एकम न्याय फाउंडेशन ने ही 2023 से अब तक ऐसे 306 केसेस इनफॉर्मली डॉक्यूमेंट किए हैं जहां हस्बैंड्स का मर्डर उनकी ही वाइफ्स के द्वारा किया गया। यही नहीं, दीपिका बताती हैं कि इनमें से ज्यादातर केसेस के पीछे का कारण पत्नियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। अब देखिए, बीते महीने ही जयपुर में एक 42 इयर्स की गोपाली देवी ने अपने 28 इयर्स के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति धन्ना लाल की न केवल हत्या कर दी, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को भी आग के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह पता चला कि धन्ना लाल और गोपाली देवी की शादी बीते 25 सालों से लड़ते भिड़ते ही गुजर रही थी। इसी बीच गोपाली देवी की नौकरी एक कपड़ा फैक्ट्री में लग गई, जहां उसकी मुलाकात दीनदयाल कुशवाहा से हो गई। जल्द ही उनकी ये नजदीकी रिश्ते में बदल गई, लेकिन जल्द ही उनके इस रिलेशनशिप के बारे में धन्ना लाल को पता चल गया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच तू मैं इतनी बढ़ी कि गोपाली देवी ने दीनदयाल के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जयपुर की गोपाली देवी हो या मेरठ की मुस्कान रस्तोगी या औरैया की प्रगति यादव, इन सारे केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल जुड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर अक्सर हम ये सोचते हैं कि आखिर इन्होंने किसी और पुरुष के लिए अपने पति को क्यों मार दिया होगा, कि आखिर मुस्कान ने एक हैंडसम और वेल एस्टैब्लिश्ड सौरभ राजपूत को छोड़कर ड्रग एडिक्ट साहिल शुक्ला को क्यों चुना। तो इस बारे में क्रिमिनोलॉजिस्ट नताशा भारद्वाज का यह कहना है कि अक्सर ऐसे केसेस में ये महिलाएं अपनी मैरिज और मैरिड लाइफ में खुद को इंट्रैप्ड या फिर फंसा हुआ महसूस करने लगती हैं, जिसके पीछे का कारण कभी अनहैप्पी मैरिज हो सकता है, कभी लैक ऑफ सेक्सुअल फुलफिलमेंट हो सकता है, तो कभी पार्टनर या फैमिली से लैक ऑफ अटेंशन या इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, और तो और कभी कभी डिप्रेशन या मेंटल इलनेस इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के थ्रू एक वे आउट ढूंढने की कोशिश करती हैं। यहां तक कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग देश में 77% वुमेन तो केवल बोर्डम की वजह से अपने हस्बैंड्स के साथ चीट करती हैं। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स ये बात भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब से 2018 में भारत ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया है, तब से देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और भी तेजी से बढ़े हैं। अब देखिए, भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुजरात में महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए विमेन हेल्पलाइन अभियान पर आने वाले डिस्ट्रेस कॉल्स में डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के बाद 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड हैं। यही नहीं, हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि स्पाउस द्वारा की जा रही इनफिडेलिटी से जुड़े प्रश्नों से रिलेटेड इन कॉल्स में बीते 5 सालों में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही स्पेसिफिकली मैरिड इंडिविजुअल के डिस्क्रीट एनकाउंटर्स के लिए बनाई गई एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग वेबसाइट ग्रीडन द्वारा 2020 में कराए गए एक सर्वे के अनुसार देश के 55% मैरिड इंडिविजुअल्स ने अपने स्पाउसेस के साथ चीट किया है। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में जब एक महिला का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जाता है, तो उस आजादी या अपने उस सो कॉल्ड वे आउट को खोने के डर की वजह से, या फिर समाज में बदनामी के डर या उससे जुड़े गिल्ट से बचने के लिए वो अपने हस्बैंड या लव्ड वंस का मर्डर कर देने जैसे ड्रास्टिक स्टेप को उठाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। अब देखिए, रिसेंट पास्ट में ही आपको देश में ऐसी कई न्यूज रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी जहां एक मैरिड लेडी ने अपने अफेयर को छिपाने के लिए खुद अपने बच्चों तक का भी मर्डर कर दिया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आज के दौर में हमारी लाइफ्स कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं, वैसे वैसे केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, वायलेंस
केवल पुरुषों की इनफेमस टेरिटरी नहीं रह गई है, बल्कि आज इसमें भी जेंडर न्यूट्रलिटी आ चुकी है। यही कारण है कि अब इस सब के बीच मेंस राइट्स को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। आफ्टर ऑल, यदि क्राइम में जेंडर इक्वालिटी आती जा रही है तो फिर लीगल सिस्टम में क्यों नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पहेली है, तो आइए अब हम इस मुद्दे को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के लीगल सिस्टम का तराजू काफी हद तक विमेन के फेवर में झुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक और शादीशुदा महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डाउरी से रिलेटेड हैरेसमेंट से लड़ने के लिए डाउरी एक्ट या फिर आईपीसी सेक्शन 498A या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून मौजूद है, वहीं पुरुषों के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। जबकि दुनिया के ज्यादातर प्रोग्रेसिव कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, आयरलैंड, साउथ कोरिया और यहां तक कि भूटान में भी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े लॉज जेंडर न्यूट्रल ही हैं। यानी ये लॉज एक महिला और पुरुष दोनों को ही समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और ये तब है जब 2023 में ही हरियाणा के रूरल एरियाज में कंडक्ट की गई एक स्टडी या फैक्ट एस्टैब्लिश करती है कि यहां के 18 ईयर्स की उम्र से ज्यादा के 52.4% मैरिड मेन अपनी लाइफ में जेंडर बायस्ड वायलेंस फेस कर चुके हैं, जिनमें से 51.5% ने तो अपने वाइफ्स या इंटीमेट पार्टनर के हाथों डोमेस्टिक वायलेंस झेला है। मगर इसके बाद भी हमारा समाज और कानून दोनों पुरुषों के केस में फिजिकल और मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करते। यहां तक कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसके जरिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इम्प्लीकेट कर सके। साथ ही मर्द को दर्द नहीं होता या ये तो अपनी बीवी से पिट गया जैसे सोशल स्टिग्मा के चलते एक हस्बैंड के लिए ये ओपनली एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। वहीं अगर डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आकर यदि एक मैरिड मैन डिवोर्स लेना चाहे तो उसके लिए भी ये राह आसान नहीं है, क्योंकि एक लंबी लीगल प्रोसेस के बाद उसे डिवोर्स मिल भी गया तो भी इंडियन लीगल सिस्टम चाइल्ड कस्टडी को लेकर मां और पिता के बीच जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को करता है, जिसमें बच्चे की कस्टडी मोस्टली उसकी मदर को ही मिलती है। यही नहीं, डिवोर्स के केस में भी एक हस्बैंड को अपने वाइफ को एलिमनी या फिर गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इसी तरह बीते लंबे समय से डाउरी एक्ट को भी विमेन के फेवर में लेस जेंडर बायस्ड बनाए जाने को लेकर मांग उठाई जा रही है, ताकि एटलीस्ट हस्बैंड या उसकी फैमिली को कोर्ट ट्रायल्स का एक फेयर चांस मिल सके। यहां तक कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार भी डाउरी एक्ट देश का वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ है, जिसमें 10% के करीब फेक केसेस देखने को मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि सेक्शन 498A को अक्सर हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स के साथ पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ये डर कम नहीं थे कि भारतीय शादीशुदा मर्दों पर एक तलवार और लटकने लगी है, जिसकी वजह से अब तो वो किसी अनहोनी के पहले ही कानून का संरक्षण मांगने लगे हैं। यही नहीं, आज सोसाइटी में चेंज होते जेंडर रोल्स के बीच मेन राइट ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स एक बार फिर से ये मांग उठाने लगे हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, जिससे पुरुषों के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को भी मच नीडेड एक्नॉलेजमेंट मिले। साथ ही लीगल सपोर्ट से एक पुरुष को भी ये लीगल राइट हो कि वो एक्सट्रीम केसेस में एक रॉन्ग मैरिज में फंसे रहने के बजाय समय रहते उस अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल सके, जिससे उसकी हालत भी सौरभ राजपूत, धरना लाल या दिलीप यादव जैसी ना हो जाए। मगर क्या यह समस्या सच में इतनी विकट है या बात कुछ और है? क्या वाकई आज भारत के पतियों को अपनी पत्नियों से ही जान का खतरा बढ़ता जा रहा है? आइए अब हम इस डिस्कशन का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी क्राइम को एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि यदि हर साल 1000 पुरुषों में से 29 शादीशुदा पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं तो हर 1000 महिलाओं में से 32 शादीशुदा महिलाएं भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। अगर एनसीआरबी का डेटा यह बताता है कि साल 2022 में 220 पुरुषों की हत्या उनकी पत्नियों ने की, तो वही डेटा यह भी बताता है कि उसी साल 270 महिलाओं को उनके पतियों ने ही मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, अगर हम भारत में ही पुरुषों के हाथों महिलाओं के साथ हो रहे वायलेंट एक्ट्स का लेखा जोखा जोड़ने लगे तो शायद जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस का यह डिस्कशन शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक और यह बात सही है कि हाल के सालों में महिलाओं की ओर से होने वाले वायलेंट क्राइम्स का ग्राफ ऊपर गया है, वहीं यह बात भी उतनी ही सही है कि एम्पलीफाइड मीडिया कवरेज की वजह से कुछ स्टैंड अलोन केसेस को मीडिया ने फुल फ्लेज्ड वेब सीरीज की तरह परोसा है और किसी सस्ती क्राइम नॉवेल की तरह के टाइटल्स का इस्तेमाल करके देश की महिलाओं का एक ऐसा ग्रे पिक्चर प्रेजेंट किया है मानो देश में एक जेंडर वॉर छिड़ चुका हो। यही नहीं, इन केसेस को इतना पब्लिक अटेंशन मिला कि इन केसेस से इंस्पायर होकर बाकायदे वीडियो सॉन्ग्स तक रिलीज होने लगे
और देखते ही देखते ये केसेस पब्लिक के बीच मीम कल्चर का हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से ये मुद्दा सेंसेशनलाइज तो जरूर हुआ है, मगर ऑफिशियल डेटा की कमी और प्रॉपर रिसर्च के अभाव में इसे एक सोशल ट्रेंड या राइजिंग फिनोमेनन डिक्लेयर कर देना सही नहीं होगा। मगर फिर भी सोशल साइंटिस्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं और आपके अकॉर्डिंग वो कौन से लॉज हैं जिन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है? इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।